डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आठवें राजकुमार की उंगलियां मेज की सतह पर हल्के से थपथपा रही थीं, जबकि उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान बनी हुई थी। कुछ देर बाद आठवें राजकुमार ने धीरे से कहा, जी हाँ। जाहिर है, मैंने नाग देवता को बिना किसी कारण के नहीं भेजा। मैंने अंधकार में जादू के क्षेत्र के प्रसिद्ध जादूगर लियो के बारे में सुना था, लेकिन उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। जादूगर मलिन, आप उनके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जादूगर मलिन के माध्यम से मैं जादूगर लियो को शाही शहर में अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, ये जादूगर लियो को लुभाने के लिए किया गया था। हालांकि मलिन को इसका अंदाजा था, लेकिन आठवें राजकुमार को खुद ये कहते हुए सुनना अजीब लगा। जादूगर लियो वाकई बहुत शक्तिशाली था। छठे स्तर का जादूगर होने के नाते, उसने ओज़मू के 7वें स्तर के जादूगर ओसियस का शिकार करने और उसे मारने के लिए लंबी दूरी तय की थी। इस मामले ने कई जादूगरों के संगठनों में हलचल मचा दी थी, लेकिन आठवें राजकुमार को वास्तव में एक ऐसे शक्तिशाली जादूगर की जरूरत थी जो सब कुछ जीत सके और सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर सके। बेशक, महान जादूगर आठवें राजकुमार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए आगे नहीं आएंगे। हालांकि 9वें या 8वें स्तर के जादूगर के मिलने की थोड़ी सी संभावना तो हो सकती है। आठवें राजकुमार ने जादूगर लियो पर विचार क्यों किया? फिर भी मलिन ने ये विचार अपने तक ही सीमित रखे और आगे कोई पूछताछ नहीं की। कुछ देर विचार करने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आठवें राजकुमार महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का साहस कर सकता हूँ? मुझे खेद है कि मेरे स्वामी की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या जादूगर लियो अभी यहाँ आना चाहेंगे? मलिन ने बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी, लेकिन आठवें राजकुमार को उसका मतलब समझ जाना चाहिए था। इससे पहले मलिन अपने अनुमानों के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी पूछताछ कर रहा था, और वह जानता था कि आठवें राजकुमार की स्थिति अनुकूल नहीं थी। अन्यथा चौथा राजकुमार 9वें जादूगर ओडन को नाग एल्डर और बाकी सभी को इतनी बेरहमी से मारने के लिए नहीं भेजता। राजकुमारों के बीच संघर्ष पूरी तरह से निर्मम था। यदि एक भी हार जाता तो वापसी की कोई उम्मीद नहीं रहती। अब आठवें राजकुमार ने केवल निमंत्रण भेजकर ही जादूगर लियो को बुलाना चाहा। मलिन ने संदेश पहुंचाने में भी मदद नहीं की। जादूगर लियो अपने उदासीन स्वभाव के कारण अंधकार में जादू के क्षेत्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। आठवें राजकुमार ने गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर अभी भी सौम्य भाव था। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, जादूगर मलिन, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। इस समय मेरी स्थिति वाकई अच्छी नहीं है। चौथा राजकुमार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जबकि 9वां और 13वां राजकुमार चौथे राजकुमार से सीधे टकराव से बचने के लिए शाही शहर छोड़कर चले गए हैं। केवल मैं ही चौथे राजकुमार की शक्ति को रोकने के लिए बचा हूं। फिर भी मैं चौथे राजकुमार को इतने लंबे समय तक रोके रखने में कामयाब रहा, और उसने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैंने ये कैसे किया? मेरे पास भी अपनी सेना है, शक्तिशाली सेना, इतनी शक्तिशाली कि चौथा राजकुमार भी डर जाएगा। बस कमी है तो शक्तिशाली जादूगरों की, ऐसे जादूगरों की जो मुझे किसी भी खतरे से निपटने में मदद कर सकें। हाल ही में चौथे राजकुमार ने हमले के छोटे छोटे संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आपने, स्नेक एल्डर और बाकी लोगों ने भी इसका सामना किया। चौथे राजकुमार ने 8वें स्तर के जादूगरों को आकर्षक लाभों का वादा करके अपने पक्ष में कर लिया है। उफ, इस रफ्तार से तो मेरा चौथा भाई मुझ पर हमला करने के लिए बेताब हो जाएगा। अफसोस, सिंहासन के लिए लड़ने का फैसला करने के बाद से यही मेरा भाग्य है। कुछ देर रुकने के बाद आठवां राजकुमार अचानक खड़ा हो गया और उसका चेहरा जोश से चमक उठा। उसने आगे कहा, मुझे 9वें स्तर के जादूगर नहीं मिल रहे हैं, और चौथा राजकुमार भी 9वें स्तर के जादूगरों को भर्ती नहीं कर सका। जहां तक 8वें स्तर के जादूगरों की बात है, वे भी मुझे नहीं मिले। ब्लैक मून राज्य में 8वें स्तर के जादूगरों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, और चौथे राजकुमार ने तो बहुत पहले ही उनके लिए बोली लगा दी थी। जादूगरों के संगठनों में 8वें स्तर के जादूगर हैं, और आप चाहें तो मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें लुभाने के लिए कुछ खास नहीं है। इसलिए मैंने हर जगह जादूगरों की तलाश की और आखिरकार मुझे एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। वो है जादूगर लियो, असली अंधकार नेत्र के स्वामी जादूगर लियो। दूसरों को शायद पता ना हो कि अंधकार नेत्र में क्या खास बात है, लेकिन शाही परिवार से होने के नाते मुझे सबसे छिपे हुए रहस्य भी पता हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि असली अंधकार नेत्र कितना शक्तिशाली हो सकता है। बस अफसोस की बात है कि अंधकार नेत्र शापित है। पता चला कि 8वें राजकुमार को डार्कनेस आई के असली ज्ञान था, और जादूगर बम्मू की तरह उन्हें यह भी पता था कि डार्कनेस आई शापित है। शायद ये स्वाभाविक ही था कि 8वें राजकुमार ने डार्कनेस आई के अभ्यास और ओसियस का शिकार करने में उसकी वीरता को देखते हुए जादूगर लियो को चुना। मलिन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महामहिम 8वें राजकुमार, मैं जादूगर लियो से संपर्क करने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन उनके फैसले को प्रभावित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ये तो अपेक्षित ही था।
चूंकि मैं विजार्ड लियो की सहायता लेने वाला हूं, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से पहले से ही पुख्ता तैयारी कर ली है। हो सकता है कि अन्य लोग इस वस्तु को महत्वपूर्ण न समझें, लेकिन विजार्ड लियो के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। 8वें राजकुमार को पूरा भरोसा था कि वह जो कुछ भी पेश करेगा, उससे जादूगर लियो जरूर आकर्षित होगा। ब्लैक मून शाही परिवार की विरासत बहुत शक्तिशाली थी। 8वें राजकुमार के पास शायद कोई ऐसा खजाना हो जो जादूगर लियो को प्रभावित कर सके। फिर भी, जादूगर लियो से संपर्क करने से पहले मलिन की कुछ विनतियां थीं। 8वें राजकुमार, महाराज, मेरी 2 छोटी छोटी विनतियां हैं। क्या मेरे स्वामी इन्हें पूरा कर सकेंगे? जादूगर मलिन, आपने प्रकाश नगर से शाही नगर तक आने में इतनी कठिनाई उठाई है और आपने स्नेक एल्डर और बाकी सभी को बचाया है। इसकी तुलना में 2 छोटी छोटी विनतियां क्या हैं? 8वें राजकुमार ने भावहीनता से बात की। मलिन ने सिर हिलाया और सीधे सीधे बोला, ये हमेशा से एक लेन देन ही था। 8वें राजकुमार को मलिन की जरूरत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मलिन की भी कुछ मांगें थीं। इसलिए मलिन ने धीमी आवाज में कहा, सबसे पहले, ये औषधि बनाने की सामग्री की सूची है। यदि 8वें राजकुमार महाराज, आप मेरे लिए ये सामग्रियां उपलब्ध करा सकें, तो कृपया यथासंभव ऐसा करें। इसके साथ ही मलिन ने अपनी अंगूठी से मोकरा औषधि की सामग्रियों की वह सूची निकाली जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी और उसे 8वें राजकुमार को सौंप दिया। 8वें राजकुमार ने सूची पर सरसरी नजर डाली और उसे नाग देवता को सौंपते हुए आदेश दिया, सांप देवता, इस सूची में दी गई सभी सामग्री तैयार कर लीजिए। शाही शहर की सभी दुकानों से सूची में दी गई सभी सामग्रियां ले आइए। साथ ही शाही खजाने से भी अगर वह सूची में है तो उसे भी यहां ले आइए। 8वें राजकुमार ने एक सुनियोजित और विस्तृत आदेश दिया, जिससे मलिन का दिल हिल गया। 8वें राजकुमार ने संसाधनों की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की थी, बल्कि पूरे शहर के संसाधनों को इकट्ठा करने का आह्वान किया था। शाही शहर जैसी समृद्ध जगह में अगर वह वास्तव में सब कुछ इकट्ठा कर लेता, तो अंत में मलिन को मिलने वाली औषधि सामग्री की मात्रा अकल्पनीय रूप से बड़ी होती। मलिन 8वें राजकुमार को अच्छी तरह से नहीं समझता था। वह केवल इतना जानता था कि नाग देवता, जादूगर सैक्रा और जादूगर हेस्ब्रो राजकुमार के प्रति गहरा और सच्चा सम्मान रखते थे और स्वेच्छा से उसका अनुसरण करते थे। अन्य कारकों को छोड़ दे तो 8वें राजकुमार का ये व्यवहार अपने आप में ही कुछ ऐसा था जिसकी तुलना अधिकांश लोग कभी नहीं कर सकते थे। एक दूसरी विनती थी, कृपया बोलिए, जादूगर मलिन। 8वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी दूसरी विनती यह है, मैंने सुना है कि राजपरिवार के पास एक मंत्रों का पुस्तकालय है। मैं वहां जाकर कुछ मंत्र सीखना चाहता हूं। क्या 8वें राजकुमार मेरी यह विनती पूरी कर सकते हैं? उसके बोलने के बाद मलिन ने अपनी निगाहें 8वें राजकुमार पर टिका दी। मलिन के शाही शहर आने का असली कारण यही था, शाही परिवार के मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करना। ब्लैक मून शाही परिवार की विरासत की तुलना किसी भी बड़े जादूगर संगठन से की जा सकती है। विशेष रूप से शाही परिवार के मंत्र पुस्तकालय में अनेकों मंत्र मौजूद थे। यदि मलिन मैट्रिक्स का उपयोग करके उसमें जाकर स्कैन कर पाता, तो वह निश्चित रूप से मैट्रिक्स के डेटाबेस को भर सकता था। उस समय मलिन डेटा एकीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके नए मंत्रों को विकसित करने का प्रयास कर सकेगा। यह मलिन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए 8वें राजकुमार का वर्तमान रवैया निर्णायक साबित होगा। जादू की लाइब्रेरी में प्रवेश करें। 8वें राजकुमार ने मलिन को संदेह भरी निगाहों से देखा। हालांकि उन्होंने मलिन से मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करने का कारण नहीं पूछा, बल्कि संयमित स्वर में कहा, मंत्र पुस्तकालय शाही परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। शाही परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि मैं प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए बाहरी लोगों को अंदर लाना इतना आसान नहीं होगा। मलिन का दिल उछल पड़ा। 8वें राजकुमार ने तो बस इतना ही कहा था कि बाहरी लोगों को लाना इतना आसान नहीं होगा, जिसका मतलब यह था कि ऐसा करना संभव तो था, लेकिन बहुत परेशानी भरा होगा। फिर भी यह 8वें राजकुमार के निर्णय पर निर्भर था। मलिन को कोई जल्दी नहीं थी और वह चुपचाप जवाब की प्रतीक्षा करता रहा। 8वें राजकुमार दुविधा में फंसे हुए लग रहे थे। वे उठ खड़े हुए और अनिश्चितता भरे चेहरे के साथ लगातार इधर उधर घूमने लगे। अगर उन्होंने मलिन की यह विनती नहीं मानी, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके लिए जादूगलियों से मिलना असंभव हो जाएगा। 8वें राजकुमार को जादूगलियों को लुभाने का कितना भी भरोसा क्यों न हो, अगर वह जादूगलियों से मिल भी नहीं पाता और उससे संवाद करने का कोई साधन ही नहीं होता, तो वह जादूगलियों को कैसे लुभा पाता? क्या वह जादूगलियों को अपने साथ शामिल कर पाएगा? यह इस बात से जुड़ा था कि क्या वह सिंहासन पर कब्जा करने में सफल होगा। यह उसकी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बाकी सभी मामले भी। ये सब इसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्भर था। इस बारे में सोचते हुए 8वें राजकुमार ने एक निर्णय लिया। जादूगर मलिन, मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करना काफी मुश्किल होगा, खासकर तब जब चौथा राजकुमार शाही शहर में है। लेकिन अगर जादूगर लियो चौथे राजकुमार की समस्या को हल करने में मेरी मदद कर सके, तो चौथा राजकुमार शाही शहर में नहीं रहेगा। इन सभी आशंकाओं के बिना मैं जादूगर मलिन को मंत्र पुस्तकालय में ला सकता हूं। यह 8वें राजकुमार का जवाब था, जो साथ ही साथ सशर्त भी था। चौथे राजकुमार के मामले को सुलझाना आसान नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें जादूगर लियो की सहमति की आवश्यकता होगी।
फिर भी जब तक इसके सफल होने की कोई संभावना थी, मलिन इसे आजमाने के लिए तैयार था। इसलिए उसने 8वें राजकुमार से कहा, मैं जादूगर लियो से संपर्क कर सकता हूँ, लेकिन वह प्रभावित होगा या नहीं, यह 8वें राजकुमार की ईमानदारी पर निर्भर करता है। जो बिना कहे चला जाए। 8वें राजकुमार के स्वर में हल्की सी उत्तेजना झलक रही थी। मलिन ने जादूगर लियो के व्यक्तित्व के बारे में सोचा। एक बार जब वह ओज़मू के ओसियस का शिकार करने के लिए डार्क मैजिक क्षेत्र से बाहर गया था, उसके अलावा ऐसा लगता था कि जादूगर लियो बहुत लंबे समय से डार्क मैजिक क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। इसलिए मलिन को यह नहीं पता था कि 8वां राजकुमार जादूगर लियो को प्रभावित करने के लिए क्या कर सकता है। हालांकि उसने देखा कि राजकुमार आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, इसलिए मलिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मानसिक शक्ति से उसकी उंगली पर मौजूद डार्क मैजिक रिंग को सक्रिय किया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। रहस्यमय चिन्ह पल भर में हवा में तैरने लगे। जादूगर लियो के सबसे प्रिय शिष्य होने के नाते मलिन के पास स्वाभाविक रूप से जादूगर लियो से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का एक तरीका था, जो कि डार्क मैजिक रिंग के रहस्यमय चिन्हों के माध्यम से था। हवा में बने मंत्रों ने एक साधारण जादुई घेरा बना लिया, जिसके बाद हवा स्वयं कांप उठी और धीरे धीरे फैल गई। धीरे धीरे झुर्रियों से भरा एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ, जिसके माथे पर खून जैसे लाल रंग की तीसरी आंख थी। मलिन, तुमने मुझसे पहली बार संपर्क किया है। क्या हुआ? डार्क मैजिक रिंग पर बने प्रतीक लगातार झिलमिला रहे थे, मानो किसी भी क्षण गायब हो जाएंगे। ऐसे प्रतीक थोड़े समय के लिए ही टिक सकते थे, इसलिए मलिन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जादूगर लियो से कहा, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये ब्लैक मून शाही परिवार के 8वें राजकुमार के बारे में है। वे आपको चर्चा के लिए शाही शहर में आमंत्रित करना चाहते हैं। जादूगर लियो के माथे पर स्थित भयानक रक्त लाल तीसरी आंख थोड़ी सी खुली और उसमें से लाल रोशनी चमक उठी। उसने मलिन की दृष्टि का अनुसरण किया और 8वें राजकुमार की ओर देखा। हालांकि 8वें राजकुमार को पता था कि यह केवल प्रतीकों से बनी एक छवि है और स्वयं जादूगर लियो नहीं है, फिर भी उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई और वे केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सके। जादूगर लियो, मैं दिल से आशा करता हूं कि आप चर्चा के लिए शाही शहर आएंगे। हे, मुझे राजपरिवार के झंझटों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जादूगर लियो ने ठंडी हंसी हंसते हुए बड़ी चतुराई और दृढ़ता से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह 8वें राजकुमार के इरादे समझ गया हो। शाही परिवार के मामले इतने सरल नहीं थे और कई शक्तिशाली जादूगर इसमें उलझना नहीं चाहते थे। जैसे ही विजार्ड लियो ने बोलना शुरू किया, मंत्र हवा में ही विकृत होकर बिखरने लगे और विजार्ड लियो की छवि भी तेजी से धुंधली होने लगी। मलिन असहाय होकर देखता रहा। जैसा कि उसे विजार्ड लियो के व्यक्तित्व के बारे में पता था, वह शाही शहर नहीं आएगा, और अगर वह 8वें राजकुमार की मदद करने के लिए ही आया हो तो और भी बुरा। जादूगर लियो, मेरे पास ईश्वर का आंसू है। ये प्रकाश के चच से विरासत में मिला है। जैसे ही जादूगर लियो की छवि गायब होने वाली थी, 8वें राजकुमार ने अचानक चीख मारी। इसके अलावा अज्ञात समय में उसके हाथ में एक पारदर्शी कांच का डिब्बा प्रकट हो गया। डिब्बे के अंदर सफेद क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा चुपचाप पड़ा था। यह नमक के दाने जैसा दिखता था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा था। ईश्वर के आंसू, ये सचमुच ईश्वर के आंसू हैं। विजार्ड लियो के माथे पर स्थित लाल रंग की तीसरी आंख एक भयानक रक्त लाल चमक के साथ जगमगा उठी और पहली बार विजार्ड लियो के पीले चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। इसके बाद विजार्ड लियो की छवि पल भर में गायब हो गई, लेकिन उससे ठीक पहले विजार्ड लियो की आवाज सुनाई दी, 10 दिनों के बाद मैं स्वयं शाही शहर में आऊंगा। बस, विजार्ड लियो की छवि तेजी से गायब हो गई। विशाल हॉल में 8वां राजकुमार अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पा रहा था और लगातार इधर उधर घूमते हुए बुदबुदा रहा था, आखिरकार मैं सफल हो गया। विजार्ड लियो के आते ही मेरे लिए उम्मीद की किरण जगेगी। हाँ, चौथे भाई, हमें अभी भी नहीं पता कि विजेता कौन होगा। मलिन ने 8वें राजकुमार के हाथ में मौजूद ईश्वर के आंसू की ओर ध्यानपूर्वक देखा। जो चीज जादूगर लियो को इतना प्रभावित कर सकती है कि वह बिना किसी झिझक के शाही शहर आने के लिए राजी हो जाए, ये ईश्वर का आंसू अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा। जब मलिन डार्क मैजिक रीजन में था, तब उसने विजार्ड लियो को इतना अधीर और उतावला कभी नहीं देखा था जितना वह अभी था। इस प्रकार मलिन ने 2 हल्के कदम आगे बढ़ाए और 8वें राजकुमार के हाथ में मौजूद ईश्वर के आंसू पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उसने धीरे से पूछा, महामहिम 8वें राजकुमार, क्या आप मुझे ईश्वर के आंसू के बारे में बता सकते हैं? मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि ईश्वर के इस आंसू ने जादूगर लियो को इस प्रकार उत्तेजित क्यों किया। 8वें राजकुमार ने मलिन को गौर से देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े हुए ईश्वर के आंसू की ओर देखा। उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से कहा, जादूगर मलिन, आप कोई अजनबी नहीं है, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। ईश्वर का आंसू नाम चर्च ऑफ लाइट ने दिया है, लेकिन वास्तव में प्राचीन काल में ईश्वर के आंसू का एक और नाम था, ईश्वर क्रिस्टल। ये देवताओं की दिव्य ऊर्जा से क्रिस्टलीकृत है। इस दुनिया में ऐसे देवता हैं जो हम जादूगरों से बहुत अलग हैं। हालांकि प्राचीन काल के महान जादूगरों ने बहुत पहले ही देवताओं को निर्वासित कर दिया था, केवल शक्तिशाली प्रकाश के देवता को ही शेष रखा था, जिसकी पूजा चर्च ऑफ लाइट करता है। प्रकाश के देवता प्रकाश तत्व को नियंत्रित करते हैं। वे जहां भी होते हैं, सभी प्रकाश तत्वों को नियंत्रित करते हैं।
और दिव्य क्रिस्टल का निर्माण प्रकाश के देवता द्वारा असाधारण तकनीकों के माध्यम से अनंत प्रकाश तत्वों से किया गया है। ये प्रकाश के देवता से प्राप्त दिव्य ऊर्जा का क्रिस्टलीकरण है और मूल तत्वीय क्रिस्टल पत्थरों से भिन्न है। प्रारंभ में दिव्य ऊर्जा का ये क्रिस्टलीकरण प्रकाश के गिरजाघर के लिए भी केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु थी, जिसका कोई व्यावहारिक कार्य नहीं था। मंत्रों के ज्ञाताओं के लिए भी यह ऐसा ही था और इसका कोई उद्देश्य नहीं था। हालांकि ये दिव्य क्रिस्टल उन मंत्रों के ज्ञाताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है जिन्होंने अंधकार नेत्र साधना की है, और यह अंधकार नेत्र साधना के कारण मंत्र निर्माण में उत्पन्न दोषों को दूर कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति अंधकार नेत्र के अभिशाप से ग्रसित है, वह प्रकाश के देवता के दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करके ही अंधकार नेत्र के अभिशाप को कुछ हद तक कम कर सकता है। अब मलिन को समझ आ गया था कि जादूगर लियो इतनी जल्दी में क्यों था। जादूगर लियो की डार्कनेस आई साधना में एक अंतर्निहित खामी थी, जिसके कारण वह 7वें स्तर का जादूगर नहीं बन पा रहा था। अब पौराणिक कथाओं में वर्णित ईश्वर का आंसू 8वें राजकुमार के हाथों में था। ईश्वर के आंसू से जादूगर लियो की कमी को दूर करने की संभावना थी। भले ही यह एक कमजोर उम्मीद थी, जादूगर लियो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ठीक है, जादूगर लियो 10 दिन बाद ही शाही शहर पहुंचेंगे, तो मैं अब चलता हूं। मलिन ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और जाने की तैयारी करने लगा। 8वें राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जादूगर मलिन, हालांकि मैं अभी आपको मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ मंत्रों के मॉडल हैं। तीसरे स्तर के मंत्रों को बनाने की आपकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए मेरा मानना है कि ये मंत्र जादूगर मलिन के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके साथ ही 8वें राजकुमार ने अपनी अंगूठी से धागे से बंधी एक किताब निकाली जो लगभग 2 उंगल मोटी थी। मलिन ने किताब के पन्ने पलटे। उसमें 3 अलग अलग प्रकार के तृतीय स्तर के मंत्र थे, जिनमें तृतीय स्तर के अंधकार प्रकार के मंत्र भी शामिल थे। इतना ही नहीं, ये साधारण मंत्र नहीं थे, बल्कि उत्कृष्ट थे। ये निश्चित रूप से ऐसे अनूठे मंत्र होंगे जिन्हें केवल शाही परिवार के सदस्य, जैसे कि 8वां राजकुमार, ही बना सकते थे। यह अंधकार जादू क्षेत्र से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। मलिन ने संदेह भरी निगाहों से 8वें राजकुमार की ओर देखा। उसने केवल मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी, न कि तुरंत तृतीय स्तर के मंत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया था, जबकि मलिन उन सभी मंत्रों का उपयोग कर सकता था, क्योंकि वे अंधकार क्षेत्र के मंत्रों के समान ही प्रभावी थे। यदि वह अंधकार क्षेत्र के संसाधन टावर में इन मंत्रों का आदान प्रदान करता, तो उसे बड़ी संख्या में योगदान अंक खर्च करने पड़ते। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपहार था। हालांकि 8वें राजकुमार ने दयालुता से हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस कुछ मंत्र हैं, कुछ खास नहीं। जादूगर मलिन, आपने शाही शहर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी यात्रा की है, क्या मैं कुछ मंत्रों में कंजूसी करूं? बस इतना ही काफी है, आप थके हुए होंगे। मेरा महल विशाल और बेहद सुरक्षित है। जादूगर मलिन यहाँ शांति से रह सकते हैं। अंत में मलिन ने मंत्रों को स्वीकार कर लिया। आम लोग 8वें राजकुमार के इस व्यवहार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि मलिन भी 8वें राजकुमार के प्रति सकारात्मक राय बनाने लगा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि नाग देवता और बाकी लोग इतने दृढ़ और वफादार थे। हवेली के एक शांत कमरे में मलिन ने अपनी मानसिक शक्ति से अपने आसपास के वातावरण का एक बार फिर जायजा लिया। चारों ओर सन्नाटा था और उस विशाल निवास में उसके अलावा कोई और नहीं था। इससे भी दुर्लभ बात यह थी कि मलिन को इस पूरे समय में किसी भी मानसिक शक्ति द्वारा उस पर जासूसी का एहसास नहीं हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि 8वें राजकुमार को अब उस पर भरोसा हो गया था। जादूगर लियो के शाही शहर में आने में अभी भी 10 दिन बाकी थे। इस दौरान मलिन के पास 2 विकल्प थे। एक था मोकरा औषधि का सेवन जारी रखना। हालांकि भले ही यह 8वें राजकुमार का महल था, एक ऐसी जगह जहां कोई स्पष्ट खतरा नहीं था, फिर भी भविष्य में क्या होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। किसी अपरिचित स्थान पर मोकरा औषधि का सेवन करने से वह गहरी नींद में सो जाएगा। एक बार गहरी नींद में सो जाने के बाद मलिन किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ मोकरा औषधि का सेवन करना बेहद खतरनाक था। मोकरा पोषण लेने के अलावा मलिन एक और काम कर सकता था, वह था इस समय का उपयोग करके तीसरे स्तर का मंत्र बनाना। विल्सन कैसल में वापस आकर मलिन ने लगातार 11 बार मोकरा औषधि का सेवन किया। इसके बाद शाही शहर की यात्रा के दौरान मलिन ने बेल स्पेस में माइंड पावर के डुप्लीकेट के साथ फिर से विलय कर लिया। इसलिए उसने अपार मानसिक शक्ति का संचय कर लिया था। यहाँ तक कि तीसरे स्तर के मंत्र डार्कनेस वोर्टेक्स की रचना करने के बाद भी उसकी शेष मानसिक शक्ति एक और तीसरे स्तर के मंत्र की रचना करने के लिए पर्याप्त थी। मलिन ने अपनी अंगूठी से 8वें राजकुमार द्वारा दिए गए मंत्र निकाले। तृतीय स्तर के विभिन्न प्रकार के मंत्र वास्तव में अद्वितीय और शक्तिशाली थे, जो डार्क मैजिक क्षेत्र के तृतीय स्तर के मंत्रों के बिल्कुल बराबर थे। फिलहाल मलिन की क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने वाले मंत्र अग्नि प्रकार, वायु प्रकार और पृथ्वी प्रकार के मंत्र थे जो उसकी पैंडोरा दानव क्षमताओं के अनुरूप थे। फिलहाल वह पवन प्रकार के मंत्रों पर विचार नहीं करेगा। आखिरकार मलिन का फ्लैश विंड ही उसके सामने आने वाले अधिकांश खतरों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। तृतीय स्तर का मंत्र बनाने के बहुमूल्य अवसर को पवन प्रकार के मंत्र पर बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
इसके साथ ही केवल अग्नि और पृथ्वी प्रकार के मंत्र ही शेष रह गए। दोनों प्रकार के मंत्रों के अंतर्गत पेंडोरा दानव क्षमताएं निहित थी जिन्हें मंत्रों के साथ संयोजित किया जा सकता था। वह चाहे जिस प्रकार का मंत्र बनाए, उससे उसकी शक्तियां प्रभावी रूप से बढ़ जातीं। अग्नि प्रकार के मंत्रों में अग्निपतन की क्षमता होती थी। एक बार तृतीय स्तरीय मंत्र का निर्माण हो जाने पर उसकी आक्रमण शक्ति और भी बढ़ जाती थी, इतनी कि वह छठे स्तर के मंत्र प्रवर्तक को भी क्षति पहुंचा सकती थी। से संबंधित पृथ्वी प्रकार के मंत्रों की बात करें तो पांडोरा डेमन एबिलिटी फ्यूज अर्थ मौजूद थी। एक बार तृतीय स्तर का मंत्र तैयार हो जाने पर इसकी रक्षात्मक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती थी। इंपीरियल सिटी जैसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में ये सभी ओर से आने वाले खतरों से पर्याप्त रूप से बचाव कर सकता था। दोनों विकल्पों पर लंबे समय तक विचार करने के बाद मलिन ने अंततः अग्नि प्रकार का मंत्र चुना। वह जानता था कि यदि जादूगर लियो 10 दिन बाद 8वें राजकुमार की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, तो शाही शहर में चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार के बीच एक हिंसक संघर्ष छिड़ जाएगा। सिंहासन के लिए संघर्ष निर्मम होगा और कोई समझौता नहीं होगा। आगामी युद्ध की तैयारी के लिए ही सही, मलिन को जल्द से जल्द छठे स्तर के जादूगर की शक्ति प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए अग्नि प्रकार का मंत्र बनाना ही मलिन का एकमात्र विकल्प बन गया। 8वें राजकुमार द्वारा दिए गए मंत्रों में संघनित अग्नि नामक एक तृतीय स्तर का अग्नि प्रकार का मंत्र था। ये द्वितीय स्तर के नरक सागर की अग्नि से बहुत भिन्न था। संघनित अग्नि व्यापक प्रभाव वाला मंत्र नहीं था। अधिक से अधिक ये ज्वाला का एक छोटा गोला ही बन सकता था। वास्तव में ये शून्य स्तर के मंत्र अग्निकोश के समान था। हालांकि संघनित ज्वाला अग्निगोले से स्वाभाविक रूप से भिन्न थी, क्योंकि यह ज्वालाओं के निरंतर दमन से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि यह मात्र एक छोटा अग्निगोला था, फिर भी इसमें अग्निगोले की तुलना में 100 गुना से अधिक भयानक शक्ति समाहित थी। अगर इसे फायरी कोलैप्स के साथ मिला दिया जाए, तो मलिन का मानना था कि इसमें छठे स्तर के मंत्र के बराबर विनाशकारी शक्ति होगी। मैट्रिक्स संघनित अग्नि के मंत्र मॉडल का विश्लेषण शुरू करो। चूंकि मलिन ने मंत्र बनाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत मैट्रिक्स को सक्रिय किया, जिसने संघनित अग्नि के मंत्र मॉडल का शुरू से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। शाही शहर के उत्तर पश्चिमी कोने में शास्त्रीय आकर्षण से भरपूर एक आलीशान हवेली खड़ी थी। हवेली के बाहर चांदी के कवच पहने पहरेदार पूरी सतर्कता से इलाके की गश्त कर रहे थे। इससे पता चलता था कि हवेली का मालिक कुलीन वर्ग का होगा। शाही शहर की स्थिति से परिचित लोग जानते थे कि इस जागीर का स्वामी शाही परिवार का चौथा राजकुमार था, जिसके 5 साल बाद सिंहासन संभालने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि चौथे राजकुमार का मूड इस समय अच्छा नहीं था। उनके बगल में 5 रहस्यमय जादूगर खड़े थे, सभी एक ही रंग की वर्दी पहने हुए थे। उनमें से अधिकांश के चेहरे पर भावहीनता थी और उनमें से केवल एक ही एक घुटने के बल जमीन पर बैठा चौथे राजकुमार को प्रणाम कर रहा था। महामहिम चौथे राजकुमार, इस बार मैंने आपकी आज्ञा पूरी नहीं की। कृपया मुझे दंडित करें, मेरे स्वामी। चौथा राजकुमार कद काठी में लंबा और मजबूत था और उसकी शक्ल सूरत कुछ हद तक 8वें राजकुमार से मिलती जुलती थी। बस फर्क इतना था कि उसके सिर पर आग की लपटों की तरह लाल छोटे बाल थे और ऐसा लगता था मानो वह किसी अजीब तरह के जादू से भरा हुआ हो। जादूगर ओडन, उठो। इस बार गलती तुम्हारी नहीं थी। ये मेरी अपर्याप्त योजना थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंधकार में जादू के क्षेत्र का ये मलिन मेरी उम्मीदों से कहीं आगे निकल जाएगा। ये सोचकर दुख होता है कि जादूगर ओडन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे राजकुमार ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं। ओडन 9वां जादूगर था और उसके अधीन सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक था। उसने सोचा था कि ओडन को भेजकर वह नाग एल्डर और बाकी लोगों को मार गिराएगा, जिससे 8वें राजकुमार की सेना का एक हिस्सा नष्ट हो जाएगा। फिर भी उसे अजनबी मलिन के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप जादूगर ओडन की हार हुई। 9वें जादूगर ओडन ने धीरे से अपना सिर उठाया और सावधानी से कहा, महामहिम चौथे राजकुमार, वास्तव में मलिन की शक्तियां उतनी प्रबल नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा वह 5वें स्तर के जादूगर के बराबर है, और यह भी केवल पांडोरा दानव क्षमता के बल पर। उसके पास निश्चित रूप से कई पांडोरा दानव क्षमताएं होंगी। अंधकार प्रकार के मंत्रों को इतनी शक्तिशाली अवस्था तक बढ़ाने की क्षमता केवल पांडोरा दानव क्षमता, रसातल किले का अंधकार हृदय ही ऐसा कर सकता है। यदि किसी के पास प्रखर मानसिक शक्ति हो और वह उसके अंधकार प्रकार के मंत्रों से भयभीत न हो, तो मलिन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस लौटते समय जादूगर ओडन ने इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचा। मलिन की शक्ति उसके अंधकार प्रकार के मंत्रों में निहित थी। इसके अलावा अंधकार प्रकार के मंत्रों के मायावी प्रभावों से वास्तव में डरने की कोई बात नहीं थी। शक्तिशाली मानसिक शक्ति वाले जादूगर इसे पार करने में सक्षम होंगे। एक बार मलिन के अंधकार प्रकार के मंत्रों पर काबू पा लिया जाए, तो कोई भी छठे स्तर का जादूगर मलिन को वश में करने में सक्षम होगा। चौथे राजकुमार ने अपनी भौहें उठाईं और बिना रुके इधर उधर टहलने लगे। जादूगर ओडन, क्या आपको पता चला है कि 8वें राजकुमार ने नाग बुजुर्ग और बाकी लोगों को प्रकाश शहर जैसी पिछड़ी जगह पर क्यों भेजा था? ओडन मन ही मन कांप उठा और गंभीरता से बोला, माननीय चौथे राजकुमार, मैंने मामले की जांच कर ली है। 8वें राजकुमार ने नाग देवता और बाकी लोगों को प्रकाश नगर में मलिन का पता लगाने के लिए भेजा था।
मलिन, जादूगर लियो का अंधकार में जादू क्षेत्र का सबसे प्रिय शिष्य है। 8वें राजकुमार का असली उद्देश्य स्पष्ट है। चौथे राजकुमार ने झट से कहा, क्या ये जादूगर लियो को भर्ती करने के लिए है? कुछ देर रुकने के बाद चौथे राजकुमार के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। हे, मेरा वो छोटा भाई कितना भोला है। लियो तो अकेला ही है, अगर उसने 7वें स्तर के जादूगर को मार भी दिया तो क्या हुआ? आखिरकार वो तो सिर्फ 6ठे स्तर का जादूगर है, जबकि मेरे पास जादूगर टेनिन और जादूगर मोरस्टन की क्षमता है। ये दोनों जादूगर शक्तिशाली 8वें स्तर के जादूगर हैं। महामहिम चौथे राजकुमार, 8वें राजकुमार के पास एक शक्तिशाली जादूगर को लुभाने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए सर्वोत्तम यही था कि वह केवल लियो को ही अपने साथ शामिल कर लें। हालांकि उसकी सेना अभी भी विशाल है और वह शाही शहर में मेरे स्वामी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरे स्वामी, अब और संकोच न करें, जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करना बेहतर है। उन रहस्यमय जादूगरों में से एक ने धीमी आवाज में बात की। जल्दी की कोई बात नहीं है। जादूगर टेनिन और जादूगर मोरस्टन को शाही शहर पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। इन दोनों जादूगरों के साथ हमला करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर भी ये लियो सिर्फ इसलिए कि उसने 7वें स्तर के जादूगर को मार डाला, क्या उसे लगता है कि वो शाही परिवार के मामलों में दखल दे सकता है? छी, मैं पहले उसके सबसे पसंदीदा शिष्य को मार डालूंगा। अगर उसे अपनी औकात पता चल जाए और वो पीछे हट जाए, तो हमारी कुछ परेशानी कम हो जाएगी। अगर वो फिर भी मेरे उस भोले भाले छोटे भाई की मदद करने पर अड़ा रहा, तो मैं उसे भी मार डालूंगा। चौथे राजकुमार की निगाहें सभी जादूगरों पर पड़ी, जिसके बाद उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी नजरें एक जादूगर पर टिकाईं, जिसने छोटे छोटे सांपों के आकार की डरावनी बालियां पहन रखी थीं, और उससे कहा, मलिन को खत्म करने के लिए इस बार मुझे 7वें जादूगर को परेशान करना पड़ेगा। 7वें जादूगर ने आदरपूर्वक कहा, एल्स आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, महाराज। इतना कहते ही 7वीं जादूगरनी एल्स तेजी से मुड़ी और पलक झपकते ही उनकी नजरों से ओझल हो गई। जादूगर ओडन ने 7वें जादूगर एल्स की लुप्त होती आकृति को देखा और राहत की एक छोटी सी सांस ली। जादूगर एल्स की मानसिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह 7वें स्तर के किसी जादूगर के बराबर है। उस मलिन के अंधकार प्रकार के मंत्रों का जादूगर एल्स पर कोई असर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथे राजकुमार ने भी सिर हिलाया, जाहिर तौर पर उन्हें 7वें जादूगर पर पूरा भरोसा था। ओह, मेरे भोले भाले छोटे भाई, तुमने शुरू में चुनौती देने की जहमत ही क्यों उठाई? अब सब कुछ ठीक हो चुका है और तुम्हारे पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। चौथे राजकुमार के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में एक तीखी ठंडक भरी हुई थी। गुंजन, मलिन का पूरा शरीर कांप उठा, जिसके बाद अनंत अग्नि तत्व तेजी से उसके आसपास फैल गया, मानो लपटों के एक विशाल विस्तार ने मलिन को घेर लिया हो। उसने अभी अभी सफलतापूर्वक निर्मित संघनित अग्नि के मंत्र मॉडल द्वारा अग्नि तत्व को तेजी से अपनी चेतना में समाहित कर लिया, और फिर वह तत्व तुरंत जादुई शक्ति में परिवर्तित हो गया। ज्वाला मैक्सिम के कारण मलिन की अग्नि तत्व को अवशोषित करने की दर आश्चर्यजनक थी। हालांकि यह जादुई शक्ति को रूपांतरित करने के लिए मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करने जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। इस गति के आधार पर मलिन को मंत्र को मजबूत करने के लिए केवल 1 या 2 दिन की आवश्यकता होगी। उसे संघनित अग्नि के मंत्र मॉडल में पर्याप्त जादुई शक्ति एकत्रित करने के लिए मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये सभी ज्वाला मैक्सिम के लाभ थे। इसके अलावा, हालांकि मलिन को अभी अपनी ज्वाला मैक्सिम बनाने में काफी समय लगना बाकी था, लेकिन ज्वाला मैक्सिम के प्रति निरंतर जागरूकता ने उन्हें अग्नि की गहरी समझ विकसित करने में सक्षम बनाया था। यह उनके मंत्रों के उच्चारण में भी अत्यंत उपयोगी था। कंडेंसर्ड फायर, मलिन ने कुछ पल प्रतीक्षा की। जब उसने संघनित अग्नि के मंत्र मॉडल में इतनी जादुई शक्ति एकत्रित कर ली कि वह मंत्र को कुछ बार उच्चारण कर सके, तो उसने तुरंत मंत्र का उच्चारण किया। क्षण भर में मुट्ठी के आकार की एक ज्वाला हवा में प्रकट हुई। मलिन के नियंत्रण में वह स्थिर रूप से हवा में मंडरा रही थी। देखने में वह अचंभित करने वाली नहीं थी और उसका तापमान भी अधिक नहीं था, लेकिन मलिन, जो अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अवलोकन कर रहा था, भली भांति जानता था कि आग के इस छोटे से गोले में समाहित शक्ति लगभग अकल्पनीय थी। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि लपटें सफेद थीं, जो इस बात का संकेत थी कि यह कई गुना संकुचित, उग्र पतन था। एक बार जब यह किसी विरोधी पर गिरता, तो इससे होने वाली तबाही की कल्पना करना कठिन था। लौ कुछ देर तक जलती रही, जिसके बाद मलिन ने उसे बुझा दिया। यद्यपि संघनित अग्नि की शक्ति बहुत अधिक थी, फिर भी इसमें खर्च होने वाली जादुई शक्ति भी आश्चर्यजनक थी। उसे लगातार इसका प्रयोग करने के लिए पर्याप्त जादुई शक्ति संचित करनी होगी। मलिन ने एक बार फिर अपनी चेतना में ज्वाला मैक्सिम का अवलोकन किया। उसने महसूस किया कि जब से वह शाही शहर में आया है, ज्वाला मैक्सिम में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि ब्लैकमून टॉवर में एक रहस्यमय शक्ति द्वारा इसे लगातार हल्के से दबाया जा रहा है। चूंकि ज्वाला मैक्सिम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए मलिन ने इसके दमन के मुद्दों पर आगे विचार नहीं किया। वह कमरे में ही रुका रहा और संघनित अग्नि के मंत्र मॉडल में जादुई शक्ति संचित करता रहा। 5 दिन बाद, रात के आकाश में एक चमकीला चंद्रमा ऊंचाई पर उदय हुआ। स्विश, मलिन की आंखें अचानक खुल गईं।
उसे अपने शरीर के चारों ओर एक बेचैन अशांत शक्ति का आभास हो रहा था, विशेषकर अग्नि तत्व का जो लगातार घूमता हुआ अत्यंत जीवंत प्रतीत हो रहा था। क्या हो रहा है? फ्लेम मैक्सिम का दमन बढ़ गया है। मलिन को जो बेचैनी महसूस हो रही थी, वह उसकी चेतना में मौजूद ज्वाला शक्ति के कारण थी। कुछ दिन पहले की तुलना में ज्वाला शक्ति आज रात बदल गई थी और उससे एक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली लपटें निकल रही थीं। इससे आसपास का अग्नि तत्व भी जागृत हो गया और ऐसा अग्नि तत्व जादुई शक्ति में परिवर्तित होने के योग्य नहीं था। स्नैक एल्डर ने कहा था कि पूर्णिमा की रात को ब्लैक मून टॉवर और भी रहस्यमय हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लेम मैक्सिम में होने वाले परिवर्तन पूर्णिमा की रात को ब्लैक मून टॉवर से जुड़े हों? मलिन ने खिड़की के बाहर चमकीली चांदनी की ओर देखा और अंततः खड़ा हो गया। एक ही झटके में वह घर से हवा की तरह गायब हो गया। 8वें राजकुमार के महल से निकलने के बाद मलिन ने काले रंग का जादूगरों वाला चोला पहना और चुपचाप अकेले ब्लैक मून टावर की ओर चल पड़ा। ब्लैक मून टावर शाही शहर की एक प्रसिद्ध इमारत थी। शाही शहर में आप कहीं भी हों, ये दिखाई देता था। मलिन ने अपना सिर उठाया और ब्लैक मून टावर की ओर देखा। सचमुच, ये बदल गया था। पूरा टावर गहरे लाल रंग की रोशनी से जगमगा रहा था, मानो उसे खून से रंगा गया हो। इतना ही नहीं, कोई भी इसे महसूस कर सकता था। उस मीनार में जादू का एक विचित्र स्रोत था जो किसी को भी अनजाने में सम्मोहित कर सकता था। पूर्णिमा की रात। मलिन को स्नैक एल्डर का मतलब बेहतर ढंग से समझ आ गया था। पूर्णिमा की रात में ब्लैक मून टावर में एक विचित्र परिवर्तन आया। ब्लैक मून टावर से खून जैसा लाल प्रकाश निकला और उसने लगभग पूरे आकाश को ढक लिया। दूर से देखने पर आकाश में चमकीला चांद भी खून के रंग का प्रतीत होने लगा। हालांकि ब्लैक मून टावर बहुत ही विचित्र था, लेकिन शाही शहर के लोग इस आम दृश्य के आदी हो चुके थे। यहाँ तक कि एक रात का बाजार भी लगता था, और वह भी बहुत चहल पहल वाला, जहाँ अनगिनत लोग आते जाते रहते थे। ब्लैक मून टावर की भव्य बनावट पर किसी ने चिंता व्यक्त नहीं की। भीड़ की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे माहौल जीवंत हो उठा था। मलिन भीड़ के बीच से गुजरा और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वहां मलिन की तरह कपड़े पहने हुए बहुत से लोग थे, जिनमें से अधिकतर जादूगर थे। शाही शहर में बहुत से लोग अल्पाइन बीस्ट पीपल को देखने के आदी हो चुके थे, जिन्हें अब अजीब नहीं माना जाता था। अचानक मलिन अपनी जगह पर रुक गया। जैसे जैसे वह ब्लैक मून टावर के करीब पहुंचता गया, उसकी चेतना में मौजूद फ्लेम मैक्सिम और भी बेचैन होती चली गई। यहां तक कि वह धीरे धीरे धड़कने भी लगी। अतीत में मलिन ने ज्वाला शक्ति को उत्तेजित करने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह ऐसा परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुआ था। हालांकि पूर्णिमा की रात में ब्लैक मून टावर में एक रहस्यमय शक्ति प्रतीत हो रही थी जो ज्वाला शक्ति को प्रभावित कर रही थी। मलिन ने भौहें चढ़ाकर दूर स्थित ब्लैक मून टावर को ध्यान से देखा। वह उसके और करीब नहीं गया। आखिरकार उसकी चेतना में व्याप्त ज्वाला मैक्सिम कुछ हद तक अस्थिर हो गई थी। अगर वह और करीब जाता तो कौन जाने क्या होता। अगर मौका मिलता तो मलिन ब्लैक मून टावर के अंदर अच्छी तरह से छानबीन करना चाहता, लेकिन शायद ये नामुमकिन था। ब्लैक मून टावर में महान जादूगर रहते थे और कोई भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता था। भूल जाओ इसके बारे में। ब्लैक मून टावर में अगर फ्लेम मैक्सिम से भी बड़ी कोई शक्ति या खजाना होता भी, तो भी उसे पाने का मेरे पास कोई मौका नहीं है। मलिन ने हल्के से अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वह मुड़ा और 8वें राजकुमार के महल की ओर तेजी से वापस चला गया। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद ही वह पूरी तरह से कांपने लगा और उसके भीतर खतरे की तीव्र अनुभूति पैदा हो गई। आगे खतरा है। अपनी परिधीय दृष्टि से मलिन ने देखा कि भीड़ में एक लंबा, पतला, साधारण दिखने वाला आदमी था जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। पीछे हटना। मलिन ने जरा भी संकोच नहीं किया। अतुलनीय फुर्ती से वह तुरंत पीछे हट गया। उसकी शारीरिक क्षमता औसत जादूगर से कहीं अधिक थी और उसकी प्रतिक्रिया भी तीव्र थी। एक ही छलांग में उसने भीड़ में मौजूद लंबे, पतले आदमी से काफी दूरी बना ली। इसके अलावा पीछे की ओर छलांग लगाते समय मलिन ने फ्लैश विंड का प्रयोग किया। पलक झपकते ही मलिन की गति एक बार फिर बहुत बढ़ गई। निर्बाध जाल बांधो। भीड़ में मौजूद लंबे, पतले आदमी को मलिन की गति की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही उसने अपना हाथ हल्के से उठाया, पवन तत्व की धाराएं तेजी से एक जगह एकत्रित हो गईं। हु हु हु। तेज हवा के झोंकों ने देखते ही देखते एक विशाल अदृश्य जाल का रूप ले लिया। मलिन जैसे ही पीछे हटने लगा, उसे अचानक रुकना पड़ा। अगर वह जरा सा भी पीछे हटकर हवा के उस जाल को छू लेता, तो पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये 6ठे स्तर का वायु प्रकार का मंत्र था। इसकी घुमाव शक्ति अद्वितीय थी और इसमें बंधनकारी गुण भी थे। मलिन चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधकार का भंवर, निगल जाओ। मलिन ने गहरी सांस ली और जान गया कि अब वह बच नहीं सकता। इसलिए उसने बिना झिझक के अपनी उंगलियां फैला दी। चमकती चांदनी में एक गहरा काला भंवर एक बड़े मुंह की तरह खुल गया। कौन? डार्कनेस वोटेक्स में एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, जो लंबे, पतले आदमी की मानसिक शक्ति को सोखने की कोशिश कर रहा था और साथ ही शक्तिशाली मायावी प्रभाव भी पैदा कर रहा था। लंबे, दुबले पतले आदमी का शरीर थम सा गया। हालांकि इसके बाद उसकी मानसिक शक्ति में और भी अधिक तीव्र उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। धमाका। मानसिक शक्ति का यह उतार चढ़ाव सुनामी की तरह भयंकर रूप से बढ़ गया।
यह इतना शक्तिशाली था कि मलिन का अंधकार भंवर भी पल भर में पराजित हो गया। यह मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि डार्कनेस वोर्टेक्स जैसे अंधकार प्रकार के मंत्र भी इसका सामना नहीं कर सके। आखिरकार ये केवल एक मतिभ्रम पैदा करने वाला मंत्र था और कोई भी पर्याप्त शक्तिशाली मानसिक शक्ति इसे शीघ्र ही नष्ट कर सकती थी। कितनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति है। मुझे यकीन है कि यह 7वें स्तर के शिखर पर है। आप वास्तव में कौन हैं? मलिन अंदर ही अंदर कांप रहा था। अब तक उसके अंधकार प्रकार के मंत्र अजेय थे और लगभग कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि शक्तिशाली 9वें जादूगर ओडन भी पहले उसके अंधकार प्रकार के मंत्र से भयभीत होकर भाग गए थे। हालांकि अब इस रहस्यमय जादूगर का सामना करने पर डार्कनेस वोर्टेक्स का कोई उपयोग नहीं रह गया था, क्योंकि इसे इतनी आसानी से निष्क्रिय कर दिया गया था। उस रहस्यमय जादूगर ने अपना सिर उठाया और मलिन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं 7वां जादूगर हूँ, एल्स। ये चौथा राजकुमार है। दरअसल मलिन को पहले से ही इसका अंदाजा था, क्योंकि इतने शक्तिशाली जादूगर को शाही शहर में भेजा गया था। इसके अलावा मलिन अभी शाही शहर पहुंचा था। चौथे राजकुमार द्वारा नाग एल्डर और बाकी लोगों को मारने के लिए भेजे गए 9वें जादूगर का सामना करने के अलावा मलिन शाही शहर में किसी और को नहीं जानता था। इसलिए ये केवल चौथा राजकुमार ही हो सकता था, और यह महज एक और पुष्टि थी। चौथे राजकुमार के अधीन 9 प्रमुख जादूगर एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थे। उनमें सबसे कमजोर 9वां जादूगर ओडन था और अब 7वें जादूगर एल्स को उसे मारने के लिए भेजा गया था। ओडन से उच्च पद का होने के कारण एल्स स्पष्ट रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था। हालांकि मलिन को यह पता था कि 7वां जादूगर एल्स वास्तव में 6ठे स्तर का मंत्र जादूगर था, बस उसकी मानसिक शक्ति 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। मलिन के अंधकार प्रकार के मंत्र एल्स के विरुद्ध बिल्कुल भी कारगर नहीं होंगे। 7वें जादूगर एल्स ने एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे मलिन की ओर चलना शुरू किया। उनके चारों ओर बर्फीली ठंडक की हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और उनके हर कदम पर जमीन चरमरा रही थी। वहीं से बर्फ के मोटे मोटे क्रिस्टल बन रहे थे। तुम्हारा सबसे शक्तिशाली अंधकार प्रकार का मंत्र मेरे विरुद्ध बेकार है, मर जाओ। एल्स ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जिसके बाद उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। अपने दोनों हाथों से धक्का देने पर आसपास का तापमान मानो चरम सीमा तक गिर गया। हवा में बर्फ के क्रिस्टल की परतें दिखाई देने लगीं और पाला तेजी से मलिन की ओर बढ़ने लगा। इन बर्फ के क्रिस्टलों की ठंडक में अपार शक्ति थी और यह 6ठे स्तर का मंत्र था। मलिन ने पृथ्वी आवरण का प्रयोग करके इसका जबरदस्त प्रतिरोध करने का साहस नहीं किया। पृथ्वी आवरण, पांडोरा दानव की क्षमता पृथ्वी को संयोजित करने के साथ भी केवल 5वें स्तर के रक्षात्मक मंत्र के बराबर ही था और 6ठे स्तर के मंत्र को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। इसलिए मलिन के पास बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। तेज हवा, मलिन की आकृति उस संकरी जगह में लगातार आगे पीछे घूम रही थी। फ्लैश विंड की गति भी बहुत तेज थी और 7वें जादूगर एल्स के मंत्र से बचना आसान था। हे निर्बाध जाल कैद करो, देखते हैं अब तुम कहाँ छिपोगे। तुम गए काम से। 7वें जादूगर एल्स ने देखा कि मलिन लगातार बच रहा है, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने वायु प्रकार के जादू को संकुचित करना शुरू कर दिया। इसकी सीमा धीरे धीरे कम होती गई, जिससे मलिन के बचने के लिए जगह कम होती गई। जब पवन प्रकार का बंधन मंत्र और कुछ अन्य मंत्रों का आक्रमण समाप्त हो जाता, तो मलिन के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती, चाहे फ्लैश विंड कितनी भी तेज क्यों न हो। वो जादूगर एल्स की आंखें चौड़ी हो गईं और गुस्से से लाल हो गईं, मानो वह बेहद उत्तेजित हो गया हो। मलिन को घेरने वाला पवन प्रकार का जादू और भी तेजी से कसने लगा। पलक झपकते ही मलिन एक बेहद संकरे स्थान में फंस गया। मलिन की स्थिति तेजी से विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। एल्स, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकती हो, तो तुमने मुझे कम आंका है। मलिन ने गहरी सांस ली और पल भर में फैसला कर लिया। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगानी थी। उसके पास अभी भी अपनी सबसे बड़ी शक्ति थी। अगर वह सफल हो जाता, तो ये 7वें जादूगर एल्स को बुरी तरह घायल करने या यहाँ तक कि जान से मारने के लिए काफी होता। मारना, जैसे धनुष से तीर छोड़ा जाता है, वैसे ही मलिन का पूरा अस्तित्व एक पल में ही आश्चर्यजनक बल के साथ एल्स की ओर बढ़ गया। हालांकि एल्स को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मलिन अपनी जान की बाजी लगा रहा है। फिर भी उसके पास 6ठे स्तर का रक्षात्मक मंत्र था और तुरंत ही उसके सामने एक पृथ्वी प्रकार का मंत्र प्रकट हो गया, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। उसे नहीं लगता था कि मलिन उसके 6ठे स्तर के मंत्र को भेद पाएगा। पृथ्वी प्रकार का मंत्र डालने के बाद एल्स ने मलिन की ओर हाथ उठाया। बर्फीली हवा का एक झोंका निकला। ये भी 6ठे स्तर का मंत्र था, जो मलिन को तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में जमा देगा। फिर भी इस बार मलिन बच नहीं पाया, बल्कि सीधे ठंड में मुंह के बल कूद पड़ा। बहुत खूब, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। एल्स ने देखा कि मलिन अभी भी बेपरवाही से आगे बढ़ रहा है और उसका दिल खुशी से भर गया। कंडेंसर फायर, मार डालो। मलिन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आग की रोशनी की एक तेज चमक के साथ उसके हाथों में मुट्ठी के आकार के सफेद लपटों के कुछ गोले प्रकट हुए। जाना। मलिन थोड़ा आगे बढ़ा और उसकी आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। आग के कुछ गोले तेजी से बर्फीली हवा में उड़ गए। फुफकार, फुफकार,
फुफकार। सामान्य परिस्थितियों में जब ज्वालाएं बर्फीली हवा के संपर्क में आती हैं, तो बर्फ के क्रिस्टल पानी में परिवर्तित हो जाने चाहिए और ज्वालाओं को बुझा देना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि यह जादूगैल्स का छठे स्तर का मंत्र था। हालांकि मलिन की ज्वालाएं न केवल बुझी नहीं थीं, बल्कि और भी तीव्र हो गईं और आसपास की हवा को जलाने लगीं। आग के कुछ गोले जल्दी से आपस में मिल गए और एल्स की ओर बढ़ते हुए उनकी गति कई गुना बढ़ गई। साथ में जादूगर एल्स ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। सफेद लपटों के गोले प्रकट होते ही वह खतरे को भांपते हुए तुरंत सतर्क हो गया था। विजार्ड एल्स की मानसिक शक्ति 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। मानसिक शक्ति एक अमूर्त शक्ति थी और मंत्र मॉडलों को स्थिर करने और मंत्रों का उच्चारण करने के अलावा इसके चमत्कारी कार्य थे, जिनमें से एक खतरे के स्तर का आकलन करना था। इसी शक्ति के माध्यम से विजार्ड एल्स ने यह महसूस किया कि आग के ये गोले साधारण नहीं थे। फिर भी भले ही जादूगर एल्स को खतरे का आभास हो गया होता, लेकिन आग के गोले इतनी तेजी से आ रहे थे कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा मलिन उसके बहुत करीब था। आग की लपटें पलक झपकते ही उसकी ओर बढ़ीं और उसके शरीर पर लगे रक्षात्मक मंत्र से जोरदार टक्कर हुई। जादूगर एल्स को अब इस बात की खुशी थी कि उसने पहले ही रक्षात्मक मंत्र का प्रयोग कर लिया था, अन्यथा वह मलिन की चाल में फंस जाता। मलिन, क्या वाकई यही तुम्हारी सावधानीपूर्वक रची गई योजना का आखिरी हिस्सा है? बस अभी तो। विजार्ड एल्स के बोलने से पहले ही उन्होंने भयभीत होकर देखा कि उन पर लगा सुरक्षा कवच जोरों से कांपने लगा है। इसके अलावा आग के छोटे छोटे गोले अचानक अतुलनीय शक्ति से फट पड़े। लपटें सतह पर फैल गईं और देखते ही देखते एक विशाल और भयंकर आग में तब्दील हो गईं, जिसने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और तेजी से जलने लगी। धमाका। पलक झपकते ही एल्स का शरीर सफेद ज्वाला में डूब गया। ये तो। हल्की हवा चली और सफेद लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं। मलिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और खून सूख गया था। कुछ देर पहले ही वह बेहद खतरनाक स्थिति में फंस गया था। अगर एल्स इतनी लापरवाह ना होती तो ये कहना मुश्किल होता कि आखिर किसकी मौत होती। मेरी क्षमताएं अभी भी अपर्याप्त हैं, मलिन ने धीरे से बड़बड़ाया। उसने शुरू में सोचा था कि तीसरे स्तर के मंत्र कंडेंसर्ड फायर, साथ ही फायरी कोलैप्स और डार्कनेस हॉट द्वारा संवर्धित डार्कनेस वोर्टेक्स का निर्माण करके उसकी शक्तियां काफी शक्तिशाली मानी जा सकती हैं। हालांकि एल्स के प्रकट होने से मलिन सतर्क हो गया था। यदि उसके प्रतिद्वंदी के पास पर्याप्त शक्तिशाली मानसिक शक्ति थी और वह उसके अंधकार प्रकार के मंत्रों से भयभीत नहीं था, तो उसकी अन्य तकनीकें तो उल्लेख करने लायक भी नहीं थीं। भले ही वह छठे स्तर के मंत्र की चरम शक्ति के साथ विस्फोट करने में सक्षम हो, लेकिन तीसरे स्तर के मंत्र कंडेंसर्ड फायर के साथ फायरी कोलैप्स से लैस होने के कारण मलिन उसके पास छठे स्तर के मंत्रों से बचाव का कोई तरीका नहीं था। सर्वोत्तम स्थिति में वह केवल फ्लैश विंड पर भरोसा कर सकता था और लगातार चकमा दे सकता था। यदि उसका सामना किसी बाइंडिंग स्पेल से होता तो उसकी फ्लैश विंड अप्रभावी हो जाती। इस बार वह संयोगवश ही एल्स को मार सका। इसके अलावा एल्स तो केवल 7वां जादूगर था, उससे ऊपर छठे, 5वें और इसी तरह उससे भी अधिक शक्तिशाली जादूगर थे। इस बार उसने एल्स की लापरवाही का फायदा उठाया था। अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। लगता है अब जल्द से जल्द पृथ्वी प्रकार का मंत्र बनाना जरूरी है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। मलिन ने उस जगह पर नजर डाली जहां जादूगर एल्स आग की लपटों से झुलस गया था। वहां केवल एक अंगूठी बची थी। मलिन ने अंगूठी उठाई और बिना ध्यान से देखे तुरंत उसे अपने पास रख लिया। शाही शहर में जादू करने की हिम्मत कौन करता है? चूंकि यह शहर का केंद्र था, इसलिए कानून प्रवर्तन गार्ड तुरंत वहां पहुंच गए। हालांकि ये कानून प्रवर्तन गार्ड एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन से बने थे, फिर भी कोई भी स्पेल कास्टर इन गार्डों का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कानून प्रवर्तन गार्ड ब्लैक मून शाही परिवार के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। काले कवच पहने इन पुलिस गार्डों के मुंह से एक भयंकर जानलेवा आभा निकल रही थी। वे सीधे मलिन के पास गए और ठंडे स्वर में आदेश दिया, हमारे साथ चलो। मलिन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ। इन पुलिस गार्डों ने उसका उपहास उड़ाया और तुरंत आसमान की ओर इशारा किया। शांत स्वर में उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप एक जादूगर हैं, लेकिन शाही शहर में स्थित जादुई घेरा आपकी पहचान में कोई भेद नहीं करता। महाराज, मुझे विश्वास है कि आप जादुई घेरे की शक्ति से भलीभांति परिचित हैं। इसलिए अगर हमें शाही शहर में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो विरोध करने और जादू करने की हिम्मत करे, हे मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है। रूनिक मैजिक सर्कल। मलिन ने ऊपर सिर उठाकर देखा। सचमुच पूरे आकाश को घेरे हुए एक विशाल जादुई घेरा था। ये जादुई घेरा हल्के सफेद रंग का और कुछ हद तक पारदर्शी था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। इसके अलावा मलिन को रूनिक मैजिक सर्कल से एक भयानक शक्ति का अनुभव हुआ। यदि वह शक्ति उस पर हावी हो जाती तो उसके लिए उसका सामना करना असंभव होता। उसकी तो बात ही छोड़िए, 7वें स्तर का जादूगर भी उसका सामना नहीं कर सकता था। ये जादुई घेरा ब्लैक मून टावर के चारों ओर केंद्रित था और सभी दिशाओं में फैला हुआ था। यदि वह इस जादुई घेरे को नष्ट करना चाहता था तो उसे पहले ब्लैक मून टावर को नष्ट करना होगा। मलिन ने अपना ध्यान वापस केंद्रित किया और इन कानून प्रवर्तन गार्डों की ओर देखा।
फिर उसने सीधे अपनी अंगूठी से एक आदेश निकाला और शांत भाव से घोषणा की, मैं 8वें राजकुमार के महल का जादूगर हूँ। 8वें राजकुमार के महल का जादूगर। कुछ क्षण पहले तक पुलिस बल के गार्ड मलिन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वे उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हों और लगभग निर्भीक हों। फिर भी 8वें राजकुमार की आवाज सुनते ही उनके भाव थोड़े बदल गए। वे स्पष्ट रूप से हिचकिचाने लगे थे। कानून प्रवर्तन गार्ड सीधे शाही परिवार से संबद्ध और उनके नियंत्रण में थे। इसलिए शाही शहर में ये कानून प्रवर्तन गार्ड सबसे शक्तिशाली जादूगरों या अभिजात वर्ग से भी नहीं डरते थे। हालांकि अगर इसमें शाही परिवार के सदस्य, विशेषकर स्वयं 8वें राजकुमार शामिल होते, तो ये कानून प्रवर्तन गार्ड इतने बेखौफ नहीं रहते। इसका कारण ये था कि 8वें राजकुमार ने हाल ही में काफी समर्थन जुटाया था और वे सिंहासन के प्रमुख दावेदारों में से एक बने हुए थे। कैप्टन, हमने पहले ही स्पष्ट रूप से पूछताछ कर ली है। ये जादूगर सर दूसरे जादूगर सर से लड़ रहे थे। हालांकि मरने वाले जादूगर सर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे चौथे राजकुमार महामहिम के अधीन 7वें जादूगर थे। पुलिस बल के एक अन्य सदस्य ने चुपके से कप्तान को एक तरफ खींच लिया और कहा। कानून प्रवर्तन गार्ड के कप्तान ने एक बार फिर मलिन की ओर देखा। ये घटना चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार से संबंधित थी, इसलिए यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इसलिए उन्होंने कुछ देर विचार किया और सम्मानपूर्वक आदेश मलिन को लौटा दिया। फिर उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, श्रीमान जादूगर। चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार के बीच प्रतिस्पर्धा की खबर शाही शहर में काफी समय से फैल रही थी। यहां तक कि महाराज ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। इन कानून प्रवर्तन गार्डों की तो बात ही छोड़िए। सभी जानते थे कि भावी राजा संभवतः 8वें राजकुमार या चौथे राजकुमार में से ही कोई एक होगा। मलिन अब और सड़क पर नहीं रुका। किसी को पक्का पता नहीं था कि चौथा राजकुमार अपने लोगों को यहां भेजेगा या नहीं। उसकी वर्तमान स्थिति में 7वें जादूगर एल्स को मार गिराना ही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वह किसी और शक्तिशाली जादूगर का सामना करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए वह तेजी से 8वें राजकुमार के महल की ओर वापस भागा और उसकी आकृति धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो गई। विशाल महल के हॉल में चौथा राजकुमार कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसके गोरे चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उसके आसपास बैठे कुछ जादूगर चुप थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 7वां जादूगर मर गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? चौथे राजकुमार का स्वर शांत प्रतीत होता था, लेकिन हर कोई जानता था कि उस शांति के पीछे असीम क्रोध छिपा हुआ था। वहां मौजूद अनेक जादूगर एक दूसरे की ओर मुड़ गए। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद चौथे राजकुमार ने कहा, बहुत खूब। लगता है मेरे भोले भाले छोटे भाई ने इस बार वाकई असाधारण लोगों को भर्ती किया है। यहां तक कि अकेले मलिन ही 7वें जादूगर को मारने में सक्षम था। ओह, मुझे डर है कि उसके गुरु लियो के पास कोई तुरुप का पत्ता जरूर होगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद जादूगर ओडन ने चौथे राजकुमार की ओर देखा, जो वाकई ठीक नहीं लग रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, हमें 8वें राजकुमार के महल के बाहर लोगों को भेजना चाहिए। जैसे ही मलिन दोबारा प्रकट होगा, हम उसे तुरंत मार डालने का मौका पा लेंगे, जिससे भविष्य में कोई और परेशानी न हो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में जादूगर टैनिन और जादूगर मोरस्टन आ जाएंगे। इस दौरान हमें किसी भी नई समस्या को पनपने नहीं देना चाहिए। जहां तक 7वें जादूगर की मृत्यु का सवाल है, उसका बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। चौथे राजकुमार ने निर्णय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जादूगर टैनिन और जादूगर मोरस्टन के आने पर वे हमला करेंगे और चौथे राजकुमार के खतरों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हवेली में प्रवेश करते ही मलिन की मुलाकात स्नैक एल्डर से हो गई। स्नैक एल्डर तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज में हल्की सी उत्तेजना थी। उसने कहा, जादूगर मलिन, तुमने कमाल कर दिया। तुमने 7वें जादूगर एल्स को मार डाला। हे 8वें राजकुमार महाराज बहुत खुश हैं। उन्होंने जादूगर मलिन को अंदर आकर बातचीत करने का न्योता दिया है। मलिन ने हल्के से सिर हिलाया। शाही शहर में 8वें राजकुमार की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता था। विशाल हॉल में नाग प्रधान के अलावा कुछ अन्य अपरिचित जादूगर भी मौजूद थे। उनमें 3 वृद्ध जादूगर भी थे। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं 8वें राजकुमार भी उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। जादूगर मलिन महामहिम 8वें राजकुमार ने इन 3 जादूगरों को भर्ती करने के लिए भारी कीमत चुकाई है, और ये सभी 7वें स्तर के मंत्र प्रबंधक हैं। केवल इन 3 जादूगरों को प्राप्त करके ही 8वां राजकुमार चौथे राजकुमार के अधीन 9 प्रमुख जादूगरों का कुछ हद तक मुकाबला कर सकता है। नाग बुजुर्ग ने मलिन के कान में फुसफुसाते हुए समझाया। 7वें स्तर के जादूगरों, यही 8वें राजकुमार की असली चरम शक्ति थी। हालांकि इन 7वें स्तर के जादूगरों में से कोई भी ऐसा शक्तिशाली जादूगर नहीं था जो अकेले ही पूरे युद्ध क्षेत्र का सामना कर सके। चौथे राजकुमार 8वें स्तर के जादूगरों की भर्ती में लगे हुए थे। 8वें राजकुमार को पता था कि उनकी स्थिति प्रतिकूल है, क्योंकि वे केवल 7वें स्तर के जादूगरों पर ही निर्भर रह सकते थे। इसलिए जादूगर लियो को ढूंढने के लिए उनकी इतनी उत्सुकता कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब मलिन ने विशाल हॉल में प्रवेश किया, तो तीनों 7वें स्तर के जादूगरों ने अपनी निगाहें मलिन पर टिका दी और उसे ध्यान से देखने लगे।
उनमें से एक 7वें स्तर के जादूगर के चेहरे पर थोड़ी उदासीनता का भाव भी था। हाँ, जादूगर मलिन, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप 7वें जादूगर एल्स को मार सकते हैं। यह एल्स चौथे राजकुमार के 9 प्रमुख जादूगरों में से एक था। वे बहुत शक्तिशाली हैं और कई बार मेरे कुछ जादूगरों को मार चुके हैं। इस बार जादूगर मलिन ने आखिरकार मुझे न्याय दिला दिया। हाँ। 8वें राजकुमार बेहद उत्साहित लग रहे थे। चौथे राजकुमार के अधीन 9 प्रमुख जादूगर उनके विशेष वफादार थे। वे बहुत महत्वपूर्ण और बेहद शक्तिशाली थे। उन 9 प्रमुख जादूगरों में से किसी एक को मारना बेहद मुश्किल होगा। अब एक की मृत्यु हो जाने से 8वां राजकुमार स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होगा। कुछ देर रुकने के बाद 8वें राजकुमार ने बोलना जारी रखा। जादूगर मलिन, निश्चिंत रहें कि चौथा राजकुमार मेरे महल में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप जाकर आराम कर सकते हैं और चुपचाप जादूगर लियो के आने का इंतजार कर सकते हैं। मलिन ने सिर हिलाया और हल्का सा झुककर अभिवादन किया। फिर वह मुड़कर चला गया। एल्स के साथ भीषण युद्ध के बाद उसे वाकई आराम और शांति की जरूरत थी। मलिन के जाने के बाद 8वें राजकुमार ने अपनी निगाहें अपने बगल में बैठे 3 7वें स्तर के जादूगरों की ओर घुमाई और फुसफुसाते हुए कहा, मेरे तीनों जादूगरों, आप जादूगर मलिन के बारे में क्या सोचते हैं? मलिन, बुरा नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह सिर्फ दूसरे स्तर का जादूगर है। उसने कुछ तीसरे स्तर के मंत्र बनाए होंगे, लेकिन खुद 6 तत्वों का जादूगर होने के नाते मलिन को अभी तीसरे स्तर का जादूगर नहीं होना चाहिए। खैर, यह जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसके पास कुछ बहुत शक्तिशाली पेंडोरा दानव क्षमताएं हैं। सफेद बालों और झुर्रियों से भरे चेहरे वाले एक वृद्ध जादूगर ने कर्कश आवाज में कहा। 8वें राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, पेंडोरा दानव क्षमताएं। हालांकि मलिन के पास और भी अधिक पेंडोरा दानव क्षमताएं हों, फिर भी मुझे डर है कि वह अपने गुरु की अंधकार दृष्टि का मुकाबला नहीं कर सकता। विजार्ड लियो का जिक्र होते ही 8वें राजकुमार की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। सफेद बालों वाला बूढ़ा जादूगर थोड़ा झिझक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पाया। फिर भी अंत में उसने धीरे से कहा, महाराज, डार्कनेस आई वाकई शक्तिशाली है, लेकिन डार्कनेस आई एक अभिशाप से पेंडोरा दानव की शक्ति है। कोई भी इसे सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर सकता। यहां तक कि लियो ने भी डार्कनेस आई का केवल एक हिस्सा ही विकसित किया है। इसके अलावा यह ओसियस, जिसका वह इतने लंबे समय से पीछा कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा 7वें स्तर का जादूगर था। साथ ही चौथे राजकुमार को जादूगर टेनिन और जादूगर मोरस्टन, 2 8वें स्तर के जादूगरों का समर्थन प्राप्त है। यदि लियो इन दोनों 8वें स्तर के जादूगरों से हार जाता है तो महाराज, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? खोना। 8वें राजकुमार ने अचानक मुड़कर देखा और उनका चेहरा अजीब तरह से दृढ़ हो गया। एक एक शब्द करके उन्होंने कहा, जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। अगर चौथा राजकुमार वाकई श्रेष्ठ है तो मौत के सामने भी मैं क्या कर सकता हूं? जिस क्षण से मैंने सिंहासन के लिए लड़ने की तैयारी की है, मैंने पहले ही इतने बड़े कदम उठा लिए हैं। तैयारी? सफेद बालों वाले बूढ़े जादूगर ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में बेबसी और अफसोस की झलक थी। वे जानते थे कि 8वें राजकुमार ने लियो पर ही अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थीं। यह महज आखिरी उपाय था। चौथे राजकुमार को कई बड़े रईस गुप्त रूप से समर्थन दे रहे थे, इसलिए उनके पास हर तरह के संसाधनों और खजानों की कोई कमी नहीं थी। दरअसल 8वें राजकुमार ने शुरुआत में ही कई बड़े रईसों को नाराज करके गलती की थी। अब पूरे शाही शहर में लगभग कोई भी बड़ा रईस ऐसा नहीं बचा था जो 8वें राजकुमार का समर्थन करे। चूंकि महाराज ने अपना मन बना लिया है, तो मुझ जैसे एक बूढ़े व्यक्ति को अंत तक महाराज के उद्देश्य के साथ ही रहना होगा। सफेद बालों वाले वृद्ध जादूगर ने 8वें राजकुमार को थोड़ा झुककर अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। फिर वह मुड़े और चले गए, जिससे 8वें राजकुमार को हॉल में अकेला छोड़ दिया गया, जो गहन चिंतन में डूबे हुए थे। ... अगर मैंने पहले से ही तीसरे स्तर का मंत्र कंडेंसर्ड फायर नहीं बनाया होता, जो छठे स्तर के मंत्र को तोड़ने में सक्षम था, तो मुझे डर है कि मेरा भाग्य भला होने के बजाय बुरा ही होता। मलिन ने शांत कमरे में एल्स के साथ हुई लड़ाई को ध्यानपूर्वक याद किया। उस भयंकर युद्ध में मलिन की स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। अगर एल्स की लापरवाही न होती तो वह एल्स को इतनी आसानी से कभी नहीं मार पाता। सबसे बुरी स्थिति यह होती कि लड़ाई बहुत कठिन होती और यह तय करना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा। इसके अलावा एल्स के अचानक हमले से मलिन को यह भी एहसास हुआ कि केवल फ्लैश विंड ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे वह हर तरह के खतरे का सामना नहीं कर पाएगा। अगर सामने वाले के पास बाइंडिंग स्पेल होता तो मलिन बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस जाता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तीसरे स्तर का पृथ्वी प्रकार का मंत्र बनाना अत्यावश्यक था। हालांकि संघनित अग्नि के निर्माण के बाद मलिन की वर्तमान मानसिक शक्ति अपर्याप्त थी। उसकी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए मोकरा औषधि का सेवन करना आवश्यक था। इससे पहले मलिन को चिंता थी कि मोकरा औषधि का सेवन करने के बाद इस अपरिचित स्थान पर गहरी नींद में सो जाना बहुत खतरनाक होगा। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण थी और चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार के बीच किसी भी समय संघर्ष उत्पन्न हो सकता था। इसलिए वह अभी ज्यादा चिंता नहीं कर सकता था। मलिन ने अपनी अंगूठी से मोकरा औषधि निकाली। उसने गहरी सांस ली और उसे एक ही बार में पी गया। कुछ ही क्षणों में मोकरा औषधि का असर शुरू हो गया।
मलिन धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया।